Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video we are going to discuss complete solution of ordinary differential equation and partial differential equation from GATE 2023. GATE 2023 की मैंने पहले भी वीडियोस अपलोड किए हैं. सॉल्यूशन के आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं. सो आज के इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे. इनकेस कोई क्वेश्चन रह जाता है नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर कर लेंगे. सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन हियर दैट let y sorry question is from OD. The question says that let yt be the solution of the initial value problem y double dash plus 4 of y equals to t whenever t is between 0 to 2 and whenever t is from 2 to infinite value equals to 2 here, and y at 0 equals to y dash at 0 equals to 0 and alpha equals to y at pi by 2. Then the value of 4 by pi alpha is, we have to find value of this one here. So as given here, y double dash plus 4 of y equals to t here whenever t is between 0 to 2. सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास, अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखें ये हमारे पास m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0 लिखा जा सकता है. सिंप्लीफाई करेंगे m इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ से प्लस माइनस 2 आयोटा की फॉर्म आ गई. सो इसके लिए अगर हम CF फाइंड आउट करें, CF की वैल्यू आ जाएगी C1 कोस ऑफ 2t आ गया, प्लस C2 में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से साइन ऑफ 2t हियर. और अगर हम यहाँ से PI पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, ये वैल्यू आएगी 1/d स्क्वायर प्लस 4 आ गया. साथ ही हम यहाँ से राइट आउट कर देंगे t. इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से 1/4 अगर हम कॉमन ले लेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा. इसका हम इनवर्स लिख दें यहाँ से, साथ ही यहाँ पर हम t लगा देते हैं. इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 आ गया. इसका एक्सपेंशन कर देते हैं, 1 माइनस ऑफ डी स्क्वायर बाई 4 आएगा एंड देन सो ऑन. हमारे पास यहाँ से वैल्यू आएगी, इनटू में आ रहा है t. इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यू क्या आएगी 1/4 इनटू में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से t एंड देन दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे. t का डिफरेंशिएशन 2 बार करते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू आएगी 1, दोबारा डिफरेंशिएशन होगा तो वैल्यू आ जाएगी 0. सो ओवरऑल t/4 वैल्यू आ गई. आ गई हमारे पास PI की वैल्यू. सो y ऑफ t हम यहाँ से क्या राइट आउट कर सकते हैं, y ऑफ t whenever t is between 0 to 2, this value equals to C1 cos of 2t plus C2 sin of 2t here, sin of 2t प्लस t/4 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से. सो अगर हम इक्वेशन में देखें, यहाँ से हमें आर्बिट्री कंडीशन दी है y एट, यहाँ से बाउंड्री कंडीशन दी है y एट 0, y डैश एट 0 इक्वल्स टू 0 हियर. सो y ऑफ t की वैल्यू तो ये आ गई. अब अगर हम यहाँ से देखें y एट 0 निकालें तो y एट 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, C1 cos 0 1 आएगा, C2 sin 0, ये टर्म पूरी 0 में चलेगी, प्लस 0/4 विच इज इक्वल्स टू 0 आ गया. C1 की वैल्यू अगर हम यहाँ से 0 रिप्लेस कर दें, y ऑफ t यहाँ से हम क्या राइट आउट कर सकते हैं, y ऑफ t हमारे पास बन जाएगा C2 साइन ऑफ 2t प्लस t/4 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से. इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश एट t आ जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2C2 साइन t का डिफरेंशिएशन आ जाएगा हमारे पास cos t, cos 2t आ गया, साथ ही 1/4 आ जाएगा. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए y डैश एट 0 भी हमें यहाँ से 0 दिया हुआ है. सो अगर यहाँ से ये कंडीशन हम काम में लेंगे, सो y डैश एट 0 हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, y डैश एट 0 सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2C2 आ गया, प्लस 1/4 आएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा 0. इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आगे सिंप्लीफाई करें तो 2C2 इक्वल्स टू माइनस 1/4 आ जाएगा. इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से C2 इक्वल्स टू राइट आउट कर सकते हैं माइनस ऑफ 1/8. वैल्यू आ गई, वैल्यू हम इसमें रिप्लेस कर देते हैं तो वैल्यू क्या आएगी माइनस ऑफ साइन 2t डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास 8 प्लस t/4 आ गए हमारे पास, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी. सो अगर अब हम यहाँ से देखें, हमें y एट pi/2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब हम जानते हैं pi/2 की जो वैल्यू आएगी 0 to 2 के मिड में आ रही है, इंप्लाइज हमें जो सॉल्यूशन मिल रहा है इसी इंटरवल में मिल रहा है. इसी इंटरवल में अगर सॉल्यूशन मिल रहा है, सो y ऑफ t की वैल्यू यही आएगी. t की जगह 2 रिप्लेस करेंगे तो ये साइन 2 में साइन पाई में चला जाएगा, और साइन पाई की वैल्यू होती है हमारे पास यहाँ से 0 है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास pi/2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू अल्फा के इक्वल दी हुई है, pi/2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, pi/8 आ गई. ये वैल्यू अल्फा की इक्वल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दी हुई है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, 4/pi अल्फा की. सिंप्लीफाई करते हैं, 4/pi इंटू pi/8 आएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/8 की वैल्यू आएगी 1/2 विच इज इक्वल्स टू 0.5 is the required solution for this question here. So यहाँ से हमारे पास इसका solution आ गया 0.5. Now come to the next question here. So the next question is, consider the Cauchy problem. X del u by del x plus y del u by del y equals to u equals to f of t on the initial curve
curve is given here as tt where t is greater than 0. Consider the following statement. हमें statement p statement तो यहाँ से किया हुआ है f of t equals to 2t plus 1. Then there exists a unique solution of the Cauchy problem in the NBD of this curve here, and q equals to f of t whenever f of t equals to 2t minus 1. Then there exists infinitely many solutions to the Cauchy problem in the NBD of this curve here. Then we have to find which of the following option is correct here. So अगर अब हम यहाँ से देखें, हमें यहाँ से ये कर दिया हुआ है, इसके लिए हमें यहाँ से सॉल्यूशन देखने किस केस में यूनिक या इनफाइनाइटली मैनी मिली. सो अगर अब हम यहाँ से देखें, हमारे पास अगर देखें हम पॉइंट यहाँ से पी क्यू आर के फॉर्म में दिया हुआ है. सो पी डिवाइडेड बाई डेल एक्स नॉट डी एक्स जीरो डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल्स टू आ जाए हमारे पास क्यू डी वाई जीरो डिवाइडेड बाई डी टी डज नॉट इक्वल्स टू आ जाए हमारे पास आर डी जेड जीरो डिवाइडेड बाई डी टी. तो इस केस में हमारे पास क्या होता है, इस केस में हमें मिलता है नो सॉल्यूशन का केस. और अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास ये दोनों वैल्यू ही इक्वल ना है, p डिवाइडेड बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल टी डज नॉट इक्वल्स टू क्यू वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t के बराबर ही ना है, तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन मिलता है. और मान लो तीनों ही केस हमारे पास यहाँ से इक्वल आ जाए, तो इस केस में हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं. सो अगर हम यहाँ से देखें, हमें एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स नॉट इक्वल्स टू टी वाई नॉट इक्वल्स टू टी, हमें यहाँ से ये दिया हुआ है. और साथ ही अगर हम यहाँ से देखें, जेड नॉट की वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकालेंगे किससे, हम यहाँ से देख सकते हैं. साथ ही अगर हम यहाँ से देखें, p की वैल्यू हमें x दी हुई है, q की वैल्यू हमें यहाँ से y दी हुई है, ये वैल्यू हमें यहाँ से दी हुई है. तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं. हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी p की. फर्स्ट स्टेटमेंट में देखते हैं, p स्टेटमेंट में हमें f ऑफ t यहाँ से गिवन है 2t प्लस 1 हमें यहाँ से गिवन है. सो p स्टेटमेंट में अगर हम यहाँ से देखें, p डिवाइडेड बाई x नॉट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे 1 आ जाएगा. और साथ ही यहाँ से y नॉट का डिफरेंशिएशन x q की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ से क्या है, q की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ से t आएगी डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा. और साथ ही यहाँ से 2t प्लस 1 आ जाएगा, ये फंक्शन ऑफ t आ गया. r की वैल्यू हमारे पास बिकॉज ऑफ r इक्वल्स टू u दिया, u इक्वल्स टू f ऑफ t दिया, ये वैल्यू आ गई. अब यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो वैल्यू हमारे पास यहाँ से 2 आ जाएगी. तो जैसा कि हम देख सकते हैं, t इक्वल्स टू टी तो आ रहा है, बट ये वैल्यू हमारे पास इक्वल नहीं आ रही. अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं आ रही तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन बनेंगे, नो सॉल्यूशन का केस बन रहा है इन द एनबीडी ऑफ दिस कर्व हियर. सो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन दिया. अगर यूनिक सॉल्यूशन दिया हुआ तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो गया, बिकॉज ऑफ हमारे पास यहाँ से नो सॉल्यूशन का केस बना है. सिमिलरली अगर सेकंड कंडीशन में भी देखते हैं तो क्यू एफ ऑफ टी 2t माइनस 1 दिया, तो अगर वैल्यू सिंप्लीफाई करें, t डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू t डिवाइडेड बाई 1 आ जाएगा, डज नॉट इक्वल्स टू 2t माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 आएगा. इंप्लाइज यहाँ से भी हमारे पास नो सॉल्यूशन का ही केस बन रहा है. और अगर नो सॉल्यूशन बनता है तो हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. कुछ प्रॉब्लम से यहाँ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन नहीं हो सकते, यहाँ नो सॉल्यूशन बन रहा है. सो यहाँ से हमारे पास p और q दोनों स्टेटमेंट ही फॉल्स है. सो बोथ p एंड q आर फॉल्स स्टेटमेंट हियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So in the next question says that let phi and psi be two Li solutions of the ordinary differential equation y double dash plus 2 in minus of cos of x into y equals to 0 where x is belongs to R and alpha beta belongs to R be such that alpha less than beta and pi alpha equals to pi of beta equals to 0 and pi of x does not equals to 0 for all x belongs to alpha beta. Interval here, consider the following statement. p statement हमें कहता है phi dash alpha phi dash beta is greater than 0 and q statement हमें कहता है pi of x psi of x does not equals to 0 for all x belongs to interval alpha beta. Then we have to find which of the following statement is correct here. So अगर अब हम यहाँ से देखें, हमें यहाँ से ये दिया हुआ है. So according to this question, phi and psi are Li solution. So अगर phi of psi हमारे पास Li solution हो, then as we know that there exist between any two solution, between any two zeros of phi of x or psi of x. Let us take phi of x. There exists exactly 1 0 of psi of x here. So दो phi of x के 0 के बीच में हमें यहाँ से एक psi of x का 0 तो डेफिनेटली ही मिलेगा. सो अगर एग्जैक्टली एक ही मिलेगा यहाँ से, तो एक ही 0 हमें यहाँ से मिलेगा. सो अगर सेकंड स्टेटमेंट q स्टेटमेंट की हम बात करें, q स्टेटमेंट हमें क्या कहता है, phi of x एंड psi of x does not equals to 0 हो रहा है हमारे पास.
फॉर ऑल इंटरवल बिटवीन अल्फा टू बीटा है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया है, फाई अल्फा और फाई बीटा की वैल्यू 0 है। सो अगर फाई अल्फा और फाई बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 0, तो कर्व या तो हमारे पास यहाँ से ये होगा या फिर कर्व हमारे पास यहाँ से ये होगा। अगर ये पॉइंट हम अल्फा ले और ये पॉइंट हम यहाँ से बीटा ले तो एक कर्व तो इसमें से बनेगा ही। और यहाँ से हमने ये कहा है अगर दोनों एलआई सॉल्यूशन है यहाँ से इसके इस इक्वेशन के, यहाँ से हमारे पास जो भी इक्वेशन यहाँ से गी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है, तो इस फाई ऑफ एक्स के जीरोस के बीच में एक जीरो तो हमें साई ऑफ एक्स का मिलेगा ही मिलेगा, वो कहीं भी हो सकता है इस इंटरवल में। तो एटलीस्ट इस इंटरवल के अंदर हमारे पास फाई ऑफ एक्स साई ऑफ एक्स इक्वल टू 0 तो होगा ही होगा एक बार तो हमारे पास यहाँ से। तो यहाँ से अगर ये 0 होगा तो उस केस में हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हमारे पास यहाँ से हमारा पास ये स्टेटमेंट जो क्यू स्टेटमेंट दिया हुआ है कि डज नॉट इक्वल टू 0, ये इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट से, ये हमने यहाँ से इनकरेक्ट कर लिया। अब अगर हम यहाँ से देखें फर्स्ट केस में, यहाँ से अगर साई ऑफ इस केस में ऐसा फंक्शन बनता है तो यहाँ से हमारे पास फाई डैश अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंक्रीजिंग फंक्शन आ, फाई डैश अल्फा ग्रेटर देन 0 आ गया। और अगर यहाँ तक आएगा ये कर्व इस तरीके से, तो यहाँ से फाई डैश बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, लेस देन 0 आ जाएगी, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है अगर इस कर्व को लेके चलते हैं। और अगर इसके उल्टे कर्व को लेके चलते हैं अपोजिट कंडीशन हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास कर्व डिक्रीजिंग आ रहा है तो इस केस में तो हमारे पास फाई डैश अल्फा क्या मिलेगा, लेस देन 0 मिलेगा, फाई डैश अल्फा तो इस केस में लेस देन 0 मिलेगा। और यहाँ से हमारे पास बीटा पे ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन आया, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की कंडीशन से हमने यहाँ से ये लिखा है। सो अगर अब हम यहाँ से देखें फाई डैश अल्फा इंटू फाई डैश बीटा, इन दोनों ही कंडीशन से यहाँ से हम कोई सी भी कंडीशन ले लो, फाई डैश अल्फा अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, फाई डैश बीटा उसके केस में लेस देन 0 आएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 0 ही तो होगा, एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव नंबर ही आएगा। सेम कंडीशन हमें यहाँ से इस कंडीशन से फाइंड आउट होगी। सो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारे पास यहाँ से वैल्यू लेस देन 0 आएगी, लेस देन 0 आने के साथ स्टेटमेंट पी भी इनकरेक्ट हो गया। सो यहाँ से पी और क्यू दोनों ही हमारे पास इनकरेक्ट हुए हैं। सो यहाँ से हम कह सकते हैं स्टेटमेंट पी एंड क्यू बोथ आर फॉल्स स्टेटमेंट। सो ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ से करेक्ट होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is, let xt and yt t belongs to R be two functions satisfying the following system of differential equation: x dash t equals to y of t and y dash t equals to x of t, and x at 0 equals to alpha, y at 0 equals to beta, where alpha beta are real numbers. Which of the following statement is or are correct here? We have to find which of the following is correct here. So अगर अब हम यहाँ से देखें, हमें यहाँ से dx by dt की वैल्यू क्या दी है, dx by dt equals to y of t दिया। सिमिलरली यहाँ से dy by dt हमें यहाँ से क्या दिया हुआ है, dy by dt इक्वल्स टू हमें यहाँ से दिया हुआ है x दिया हुआ है। सो अगर हम एक से वैल्यू दूसरे में रिप्लेस कर दें या फिर इस इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, सो d2y by dt स्क्वायर हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी dx by dt के, दोनों साइड हमने डिफरेंशिएट किया, इसको सिंप्लीफाई करें वैल्यू आ जाएगी y के इक्वल। सो अगर हम यहाँ से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करिए लिखी जा सकते हैं d स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इसके लिए अगर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास यहाँ से क्या आ गई, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ गई। m की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी प्लस माइनस 1। अगर m की वैल्यू प्लस माइनस 1 आती है तो यहाँ से हमारे पास y ऑफ t हम क्या लिख सकते हैं, c1 एक्सपोनेंशियल t आ गया प्लस c2 एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ t आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से। अब हमें यहाँ से x वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ dy by dt इस इक्वेशन से राइट आउट कर सकते हैं। सो x ऑफ t हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, c1 एक्सपोनेंशियल t माइनस c2 एक्सपोनेंशियल माइनस t आ गई, ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ से सेकंड आ गई। सो अगर अब हम यहाँ से देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कहा गया है x एट 0, x की वैल्यू एट 0 इक्वल्स टू अल्फा है एंड y की वैल्यू एट 0 एट बीटा है। सो x एट 0 अगर हम यहाँ से देखें, x एट 0 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, c1 माइनस ऑफ c2 आएगी, ये वैल्यू अल्फा के इक्वल है। और y एट 0 अगर हम फाइंड आउट करें वैल्यू आएगी c1 प्लस c2 इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से आ जाएगा बीटा, हमने यहाँ से वैल्यू रख देनी है। सो अगर अब हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम मर्ज कर दें, ऐड करेंगे तो 2c1 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से c1 इक्वल्स टू आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई आ गया हमारे पास यहाँ से 2। सिमिलरली अगर हम यहाँ से c1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो c2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, c2 इक्वल्स टू आ जाएगा बीटा माइनस ऑफ c1, c1 की वैल्यू सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो बीटा माइनस ऑफ c1 की वैल्यू आएगी अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, बीटा माइनस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब अगर यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो x ऑफ t की वैल्यू हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्सपोनेंशियल t आ गया प्लस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ t, ये तो x की वैल्यू आ रही है। सिमिलरली यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्सपोनेंशियल t आ जाएगा प्लस बीटा माइनस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई 2 एक्सपोनेंशियल माइनस t आ गई, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। सो अब अगर हम यहाँ से देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास फर्स्ट कंडीशन यहाँ से क्या दी है, फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ से कहता है अल्फा इक्वल्स टू, हमने यहाँ से क्या लेना होगा,
अल्फा इक्वल्स टू 1, बीटा इक्वल्स टू -1 दिया हुआ है। सो अगर अब हम यहाँ से लेके चले अल्फा इक्वल्स टू 1 एंड बीटा इक्वल्स टू -1, ये वैल्यू अगर हम यहाँ से लेके चलेंगे सो एक्स ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 - 1 इक्वल्स टू 0। सो ये पूरी टर्म 0 में गई और यहाँ से आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा 2/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक्सपोनेंशियल माइनस टी आएगा। सिमिलरली वाई ऑफ टी के लिए अगर हम देखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी। सो यहाँ से अगर हम मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई फाइंड आउट करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2 एक्सपोनेंशियल, यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ टी। तो अगर हम यहाँ से देखें व्हेनेवर टी इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, अगर टी इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा तो उस केस में हमारे पास ये टर्म क्या होगी मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई टेंडिंग टू 0 आ जाएगा। सो अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखें, फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ से क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ से यही कह रहा है टी इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे इनका सम हमारे पास 0 की ओर टेंड कर रहा है। सो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होने के बाद अगर सेकंड ऑप्शन के लिए हम डिस्कस करें, सेकंड ऑप्शन में अल्फा और बीटा दोनों ही हम यहाँ से 1 लेने हैं। अगर अल्फा और बीटा दोनों ही हम यहाँ से 1 ले लेते हैं तो इस केस में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, सेकंड कंडीशन हम लेके चल रहे हैं अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 1 आ रहा है हमारे पास। सो एक्स ऑफ टी तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, इन दोनों का सम 2 आएगा, 2/2 एक्सपोनेंशियल टी आ गया। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास अल्फा माइनस बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। और वाई ऑफ टी अगर हम यहाँ से देखते हैं, वाई ऑफ टी हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 2/2 एक्सपोनेंशियल टी के इक्वल आ गया। सो यहाँ से मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2 इंटू एक्सपोनेंशियल टी आ गई हमारे पास ये वैल्यू। सो व्हेनेवर टी इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट हम लेंगे ये वैल्यू हमारे पास टेंडिंग टू इनफाइनाइट ही जाएगी, ये वैल्यू 0 की ओर टेंड नहीं कर रही। सो अगर ऑप्शन में देखें तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू टेंडिंग टू 0 दे रहा है, तो ये कंडीशन तो होगी नहीं, सेकंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ से डिस्कार्ड हो गया। सिमिलरली अगर थर्ड ऑप्शन के लिए हम देखें अल्फा इक्वल्स टू हम क्या ले रहे हैं, अल्फा इक्वल्स टू 1.01 और बीटा इक्वल्स टू -1 ले रहे हैं। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, थर्ड ऑप्शन हम यहाँ से लेके चल रहे हैं अल्फा इक्वल्स टू यहाँ से 1.01 ले रहे हैं और बीटा इक्वल्स टू -1 ले रहे हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इन दोनों का सम कर रहे हैं। सो 0.01 आ रहा है, सो 0.05 आ जाएगा क्योंकि इनका सम करेंगे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 0.01 बन रहा है और माइनस डिवाइडेड बाई 2 है। सो 0.005 आ गई, ये वैल्यू आ जाएगी एक्सपोनेंशियल टी इंटू मल्टीपल में जा रहे हैं हमारे पास प्लस, यहाँ से हमारे पास माइनस कर रहे हैं। सो एक्सपोनेंशियल माइनस टी के भी मल्टीपल में कुछ वैल्यू आएगी, एक्सपोनेंशियल माइनस टी आ जाएगा। सिमिलरली वाई की वैल्यू आ रही है, तो अगर हम यहाँ से देखेंगे हमारे पास y में भी कुछ वैल्यू बनेगी। सो t टेंडिंग टू इनफाइनाइट करना है, t टेंडिंग टू इनफाइनाइट करने में ये वैल्यू इनफाइनाइट की ओर टेंड हो रही है। सो ये वैल्यू इनफाइनाइट की ओर टेंड हो रही है व्हेनेवर t इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, से ये आ रहा है। सो अगर ऑप्शन में कंपेयर करें t इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे वैल्यू इनफाइनाइट पे जा रही है। सो ऑप्शन सी भी हमारे पास यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन और देख लेते हैं, अल्फा 1 और 1.01 लेना है बीटा। सो यहाँ से अगर हम अल्फा इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं और बीटा इक्वल्स टू क्या ले रहे हैं, अल्फा इक्वल्स टू हम यहाँ से लेके चल रहे हैं 1 और बीटा इक्वल्स टू 1.01 लेके चल रहे हैं। तो अगर दोनों का सम करेंगे तो 2.01 आएगा और एक्सपोनेंशियल टी का मल्टीपल हमारे पास अभी भी बरकरार रहेगा। तो टी इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट से वैल्यू इनफाइनाइट पे जाएगी डायरेक्टली हम कह सकते हैं। सो अगर ये हो रहा है तो इस केस में हमारे पास यहाँ से टी इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट में वैल्यू इनफाइनाइट जा रही है। सो हमारे पास यहाँ से हमारा लास्ट ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। सो यहाँ से इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इजीली हम कह सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, consider the ordinary differential equation 4 into log of x y double dash plus 3 into y dash plus y equals to 0x is greater than 1. R1 R2 with the roots of initial equation of the above ordinary differential equation at the regular point x equals to 1 mod of R1 minus R2 equals to, we have to find value of this one. सो अगर हम यहाँ से देखें, हमें जो इक्वेशन दी उसको सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं y डबल डैश प्लस हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4 लॉग ऑफ x आएगा, हमारे पास y डैश आ गया, प्लस में 1/4 लॉग ऑफ x आ जाएगा, y आएगा इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से 0 आएगा। सो अगर हम p देखें, p की वैल्यू हमारे पास यहाँ से इनिशियल इक्वेशन अगर लिखी जाएगी उसका फॉर्म होगा हमारे पास r इंटू r माइनस 1 प्लस p ऑफ r प्लस ऑफ q इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन लिखी जाती है हमारे पास यहाँ से। सो p इक्वल्स टू क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू आएगा हमारे पास 1 x माइनस 1 p ऑफ x लिखा जाएगा, यहाँ से p की वैल्यू हमारे पास, इससे हम इक्वेशन से राइट आउट करेंगे। इक्वेशन हमारे पास यहाँ से किस फॉर्मेट में है, y डबल डैश प्लस p ऑफ x इंटू वाई प्लस q ऑफ x इंटू वाई डैश है यार, प्लस q ऑफ x इंटू वाई इक्वल्स टू 0, इस फॉर्मेट में हमारे पास इक्वेशन है। तो पहले हम p को सिंप्लीफाई कर देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 लेंगे, यहाँ से x माइनस 1 आएगा और p ऑफ x की वैल्यू आ रही है 3 डिवाइडेड बाई 4 लॉग ऑफ x आ रहा है। सो व्हेनेवर x टेंडिंग टू
1 ये 0/0 की फॉर्म बन रही है। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से एल हॉपिटल्स रूल अप्लाई करते हैं। हॉपिटल्स रूल में अगर हम देखें ऊपर का ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन, नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन, 3/4 वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अगर क्यू ऑफ एक्स हम राइट आउट करें, सो क्यू ऑफ क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू हमारे पास 1 ही ले रहे हैं यहाँ से, बिकॉज ऑफ हमारे पास 1 ही यहाँ से इसका सिंगुलर पॉइंट होगा, तो इसीलिए यहाँ से हम 1 ले रहे हैं। x माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा, साथ ही क्यू ऑफ x आएगा। सिंप्लीफाई कर देते हैं, वैल्यू आ जाएगी लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 आ जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा इंटू 1/4 इंटू लॉग ऑफ x आ गया हमारे पास। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे सो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 0। लॉपिटल रूल से ही हमने यहाँ से सिंप्लीफाई करना है। लॉपिटल रूल से सिंप्लीफाई करेंगे, 0/0 फॉर्म में तो बन रही है, सो इसकी वैल्यू आएगी 2 इंटू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, लॉग ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1/x आएगा, x ऊपर चला जाएगा, x इज टेंडिंग टू 1 लेंगे तो ये टर्म हमारे पास 0 में जा रही है, सो ओवरऑल वैल्यू आ गई 0। सो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो r इंटू r माइनस 1 प्लस p ऑफ r, p इंटू r करेंगे तो p की वैल्यू 3/4 है इंटू r है, q की वैल्यू 0 इक्वल्स टू 0 आएगा। r हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, वैल्यू आएगी r माइनस 1 प्लस 3/4 इक्वल्स टू हमारे पास 0 आ रहा है। यहाँ से सिंप्लीफाई करें या तो r इक्वल्स टू 0 आएगा या फिर r माइनस 1 प्लस 3/4 आएगा, माइनस ऑफ 1/4 इक्वल्स टू 0 आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे r की वैल्यू आ जाएगी 1/4। ये वैल्यू आ गई, r की 2 वैल्यू आ चुकी है। सो r की ये वैल्यू आ गई, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालना गया मॉड r1 माइनस r2। सो मॉड ऑफ r1 माइनस r2 हमारे पास क्या आएगा, 0 माइनस 1/4 आ रहा है। सिंप्लीफाई कर देते हैं, मॉड लेना है सो प्लस 1/4 आ गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.25। यहाँ से 2 पॉइंट क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से 100 डिवाइडेड बाई यहाँ से 1/4 आ रहा है, 1/4 को सिंप्लीफाई, so 0.25 is the required solution for this question here. Now come to the next question. So the next question is, let phi be the disk x square plus y square less than 4 in r square with the boundary del phi del of omega. If xy is the solution of Dirichlet problem, here problem is given as here uxx plus uyy equals to 0, xy belongs to omega, u at xy equals to हमारे पास यहाँ से क्या given है, equals to 1 plus 2x square, xy belongs to del omega, then the value of u at 0,1, u at 0,1 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अगर u of 0,1 की हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिरिचलेट प्रॉब्लम का यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन क्या लिखा जाता है, u r थीटा की फॉर्म में, u of r थीटा इक्वल्स टू a0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सम ऑफ r बाई a रेस्ट टू द पावर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से n an कोस n थीटा आएगा हमारे पास यहाँ से, प्लस bn साइन n थीटा आएगा हमारे पास यहाँ से। सो अगर हम सिंप्लीफाई करें यहाँ से a0 इक्वल्स टू क्या लिखा जाता है, 1/पाई आएगा, इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 2 पाई आएगा हमारे पास यहाँ से। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू सिंप्लीफाई करें, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या लिखी जाती है, यहाँ से अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर की फॉर्म लिखी जाती है हमारे पास। तो अगर हम इससे अगर यहाँ से देखें तो हमारे पास आर स्क्वायर लेस देन 4 आ रहा है, इंप्लाइज आर लेस देन 2 आ रहा है, इंप्लाइज हमारे पास यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ए की वैल्यू हमारे पास इक्वल्स टू 2 आ रही है, ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 2 आ गई। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे a0 के फॉर्मूला में तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 1 प्लस 2x स्क्वायर है, तो अगर यहाँ से हम देखते हैं तो 1 प्लस हमें यहाँ से क्या दिया हुआ है, ये वैल्यू है 1 प्लस हमारे पास यहाँ से 2x स्क्वायर, ये वैल्यू दी हुई है। सो इसमें अगर वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह हम यहाँ से क्या लेंगे, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा लेंगे। तो यहाँ से हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1 प्लस 2 आर स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 आएगा, 8 कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब कोस स्क्वायर थीटा को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 प्लस 8 इंटू कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 2, ये तो वैल्यू आएगी। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, 8/2 हमारे पास यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगी, सो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 8/2 इक्वल्स टू 4, 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। सो ये आएगा 5 4 कोस 2 थीटा, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई। सो अगर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करें, अब यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई, एफ ऑफ थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई। अब हमें यहाँ से a0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो 1/पाई इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 2 पाई आएगा, साथ ही आएगा हमारे पास एफ ऑफ थीटा डी थीटा। सो वैल्यू आएगी 5 प्लस 4 कोस 2 थीटा आ जाएगा हमारे पास, साथ ही लगा देंगे हम यहाँ से डी थीटा, इंटीग्रेट कर लेते हैं तो वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, 1/पाई, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5 एंड डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा और लिमिट अप्लाई करेंगे इंटू 2 पाई आ जाएगा, और यहाँ से कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2 पाई की मिड में करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 0, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 10। ये वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से a0 की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली है। सो अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें हमें यहाँ से an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो an की वैल्यू अब अगर हम यहाँ से देखें, an के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, 1/पाई है, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई आ रहा है हमारे पास। यहाँ से हम सर्कल में ले रहे हैं वैल्यू, तो 0 से 2 पाई ले लिया हमने यहाँ से, f प्लस
5 + 4 cos 2 थीटा आ गया, cos n थीटा आएगा, साथ ही f थीटा cos n थीटा आएगा, साथ ही आएगा d थीटा। सो अगर हमें यहाँ से इसको इंटीग्रेट करना है, इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेंगे, वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें cos n थीटा का इंटीग्रेशन अगर 0 से 2 पाई के मिड में करेंगे, वैल्यू 0 आएगी। सो इस टर्म के रेस्पेक्ट में तो वैल्यू हमारे पास 0 में चलेगी, वैल्यू हमारे पास बचेगी 1/π इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई 4 cos 2 थीटा आएगा, साथ ही आएगा cos n थीटा, और हम यहाँ से लगा रहे हैं d थीटा। तो यहाँ से हम जानते हैं हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, as we know that cos n theta integration of since integration of cos n theta with respect to d theta and limit is between 0 to 2 pi equals to here pi whenever m equals to n here, and whenever m does not equals to n, this value equals to 0 here. So जब भी हमारे पास n की वैल्यू 2 आएगी, इसी के लिए वैल्यू हमारे पास आएगी पाई, अदरवाइज वैल्यू 0 आ रही है। सो a2 की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी 1/π, यहाँ से 4 तो हमने इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेना है, साथ ही वैल्यू आ जाएगी यहाँ से पाई के इक्वल, तो पाई लगा देंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू हमारे पास सिंप्लीफाई करने से 4 आ गई, और रेस्ट हमारे पास an की वैल्यू 0 आएगी व्हेनेवर n डज नॉट इक्वल्स टू 2 आएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई। अब अगर हम bn की वैल्यू और फाइंड आउट कर लें, bn की वैल्यू हम यहाँ से क्या राइट आउट कर सकते हैं, bn की वैल्यू आ जाएगी 1/π इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई f ऑफ थीटा आ रहा है, f ऑफ थीटा की वैल्यू आ रही है 5 + 4 cos 2 थीटा आ गया, साथ ही हम यहाँ से लगा रहे हैं sin n थीटा आ रहा है हमारे पास, d थीटा आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम जानते हैं हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू 0 आएगी, आप आगे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से इसकी वैल्यू हमें 0 ही फाइंड आउट हो रही है। सो u ऑफ r थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, a0/2, तो a0 की वैल्यू 10 आ रही है, 10/2 आ गया, प्लस यहाँ से r/2 रेस्ट टू द पावर n है हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास a2 के लिए तो वैल्यू मिली है, रेस्ट वैल्यू an की हमारे पास 0 आई है। सो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, r/2 का होल स्क्वायर हो गया, साथ ही आएगा a2 cos 2 थीटा आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, और bn की खैर वैल्यू ही हमारे पास 0 आई है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 प्लस यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही है r/2 का स्क्वायर, और a2 की वैल्यू आई रही है हमारे पास 4 cos 2 थीटा आ गया, 4 से 4 हम यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वैल्यू क्या आएगी 5 प्लस यहाँ से आ जाएगा हमारे पास cos 2 थीटा आ गया, साथ ही r भी आ रहा है हमारे पास, यहाँ से r स्क्वायर आ रहा है। सो अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, हमें u01 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो x की वैल्यू 0 लिए, y की वैल्यू 1 लिए, पहले हम इसे r थीटा की फॉर्म में सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहाँ से अगर हम देखते हैं r की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ से r की वैल्यू तो जैसा कि हम देख सकते हैं 1 आ रही है, और थीटा हमारे पास कब आएगा, थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए, वैल्यू 0 और 1 मिल रही है। यहाँ से अगर थीटा हम π/2 ले ले तो r cos थीटा, यहाँ से इस फॉर्म में अगर सिंप्लीफाई करें x इक्वल्स टू r cos थीटा लिया जाएगा, r cos थीटा की वैल्यू तो 0 ले रहे हैं, और r sin थीटा की वैल्यू हम यहाँ से 1 ले रहे हैं, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें वैल्यू π/2 ही हमें यहाँ से मिल रही है। सो यहाँ से 1 π/2 आ गया, ये तो हमारे पास xy फॉर्म में थी, यहाँ से हमने इसे r थीटा की फॉर्म में सिंप्लीफाई किया है। तो अगर हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, 5 प्लस r स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, cos 2 इंटू π/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, cos पाई की वैल्यू -1 आएगी, 5 - 1 इक्वल्स टू 4। 4 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ से क्या कहता है, del 2u by del x square minus 1/c square del 2u by del t square equals to 0, x is between -infinite to +infinite, t is greater than 0, and whenever u at x0 equals to sin of x, x is between -infinite to +infinite, d del u by del t at x0 equals to cos of x, and x is between -infinite to +infinite for some positive real number c. Let the domain of the dependence of the solution u at point P32 with a line segment on the x-axis with endpoints q and r. If the area of the triangle PQR is 8 square units, then the value of c square. हमें यहाँ से c square की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अगर इसके फॉर्मेट में हम यहाँ से देखें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है, यहाँ से हमें ये इक्वेशन दी है, वेव इक्वेशन की फॉर्म में यहाँ से हमें दिया हुआ है। सो इसके लिए हमें पी क्यू आर की वैल्यू दी है। सो अगर पी क्यू आर की वैल्यू हम यहाँ से ले, पी की वैल्यू तो हमें यहाँ से क्या दी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ से देखें, सो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, हमें जो ट्राइंगल दिया वो डोमेन ऑफ डिपेंडेंस दिया हुआ है ऑफ द सॉल्यूशन। सो अगर डोमेन ऑफ डिपेंडेंस में देखें तो हमारा ट्राइंगल जो बनेगा पी क्यू आर, हमारे पास यहाँ से इसके वर्टिसेस लेंगे। पी के कोऑर्डिनेट हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 2 दिए गए, और वैसे पी के कोऑर्डिनेट x, t0 की फॉर्म में हमारे पास यहाँ से लिए जाते हैं, और साथ ही क्यू के कोऑर्डिनेट होते हैं x ct0, 0 आएगा, और साथ ही y r का कोऑर्डिनेट आएगा x + ct0, 0। हमारे पास ये फॉर्मेट चलता है। सो अगर अब हम यहाँ से देखें, हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है। सो ट्राइंगल का एरिया हमारे पास क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हमारे पास यहाँ आती है, उसे आता है हाइट। सो अगर हम यहाँ से देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारे पास इसकी हाइट यहाँ से क्या आ जाएगी,
इसकी हाइट हमारे पास यहाँ से 0 से टी नॉट तक जा रहा है, तो इसकी हाइट हमारे पास क्या आ गई, टी नॉट आ गई। ये हमने वैल्यू ले लेनी है। 1/2 हम एज इट इज ले रहे हैं। ये तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा, ये हमारे पास एरिया आएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया 8 स्क्वायर यूनिट हमें यहाँ से दिया हुआ, सो 8 स्क्वायर यूनिट 8 हम यहाँ से ले लेंगे। बेस हमारे पास क्या आ रहा है, आर से क्यू के बीच, क्यू से आर की डिस्टेंस आ रही है, तो यहाँ से आर के एक्स कोऑर्डिनेट्स में से क्यू का एक्स का कोऑर्डिनेट घटा देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, एक्स से एक्स घट जाएगा। और यहाँ से सी टी जीरो में से माइनस ऑफ सी टी जीरो घटाएंगे तो 2 इंटू सी टी जीरो आ गई। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, सी इंटू टी नॉट स्क्वायर आ रहा है इक्वल टू हमारे पास 8 आएगा। तो यहाँ से टी नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में अगर कंपेयर करें, टी नॉट इक्वल टू हमारे पास 2 आ रहा है, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो सी इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई टी नॉट स्क्वायर आ रहा है। सिंप्लीफाई करते हैं तो 8 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर आएगा विच इज इक्वल टू 4। सो ओवरऑल हमारे पास सी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 8/4 इक्वल टू आ गया हमारे पास यहाँ से 2। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन हियर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।